बात चुनावी रण की, जिसमें आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का चुनाव हुआ। 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए चुनाव में 90% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु में एक चरण में सभी सीटों पर 84% से ज्यादा वोटिंग हुई। अब सवाल यह है कि बम्पर वोटिंग से किसे फायदा होगा, बीजेपी को या सत्ताधारी दल टीएमसी और डीएमके को? देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु में एक चरण में सभी सीटों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई तो पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटिंग ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर 91% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर 84% से ज्यादा वोट डाले गए। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से बीजेपी गदगद है। बंगाल में वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट कर टीएमसी पर तंज कसा। अमित शाह ने लिखा कि बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी और टीएमसी के भ्रष्टाचार का सूरज डूब चुका है। तमिलनाडु में तो चुनाव लगभग शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बंगाल में कुछ जगह जबरदस्त बवाल हुआ। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज सीट पर भी तनाव देखने को मिला। यहां बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल पर हमला हो गया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इसके अलावा कूच बिहार में भी झड़प की खबर सामने आई, जहां चुनावी माहौल के बीच दो पक्षों के बीच टकराव देखने को मिला। मालदा में ईवीएम खराब होने की खबर के बाद लोग चुनाव अधिकारी से उलझते दिखे, तो सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। हबीब चोर है, वो हबीब चोर है, ये लोग की और मिलती है, ये लोग तो बोली थी ये तो उन लोग का मैकेनिज्म है। वो सोच रहे बमबाजी करके वोट को बाधा देंगे, वोटर को आने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी घटनाओं से वोटर के मन में डर पैदा होने की एकदम होगा ही। आज क्यूआरटी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको देखना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पहले चरण में ऐसी कोई बड़ी वारदात देखने को नहीं मिली, जो बीते कुछ चुनावों से बंगाल की पहचान बनती जा रही थी। छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच जहां वोटर का जोश हाई दिखा, तो जीत जीत के अपने दावे भी किए गए। आप देखेंगे 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और भी ज्यादा अच्छे से आप उदय होता हुआ और बढ़ता हुआ यहाँ का सूरज देखेंगे। दीदी को सबक सिखाने के लिए क्या लग रहा है इस बार शांतिपूर्ण चुनाव होगा? जनता सबक सिखाएगा, खास करके माता बहन दीदी, महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार शांतिपूर्ण चुनाव होगा जिस तरह सेंट्रल फोर्स का। अरे अब तक चुनाव का अगले रात बहुत भयंकर होता है बंगाल में। चुनाव का अगले रात भयंकर होता है बंगाल में। तमिलनाडु में वोटिंग के दौरान राजनीति और सिने जगत के दिग्गजों का तड़का देखने को मिला। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम ने भी वोट डाला। बीजेपी उम्मीदवार एल. मुरुगन और तिमिलिसाई सुंदरराजन ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं अंबुमणि रामदास भी वोट डालने पहुंचे। टीवी के चीफ विजय, फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत, अजीत कुमार, धनुष और कमल हसन ने बेटी श्रुति हसन के साथ मत का इस्तेमाल किया। फैसला किसके पक्ष में होगा ये 4 मई को तय होगा, लेकिन वोटिंग ट्रेंड ने बता दिया है कि चुनाव आयोग वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाने में कामयाब रहा और जनता को भी इसके लिए सलाम, जिसने चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को दरकिनार कर वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चुनाव प्रक्रिया पर अपना भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद अब लड़ाई दूसरे चरण पर आ गई है और पहले चरण की वोटिंग से खुश बीजेपी ने दूसरे चरण के प्रचार को और तेजी से धार दे दी है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बंगाल के दौरे पर रहे। इस बीच राहुल गांधी के एक बयान ने सवाल खड़ा कर दिया कि बंगाल की लड़ाई में क्या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए इसी पर।
बंगाल में पहले चरण का रण खत्म हो गया है और अब लड़ाई दूसरे चरण के चुनाव में पहुंच गई है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने आज हावड़ा में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ का दौरा किया। पीएम मोदी ने मठ में पूजा अर्चना की, साधु संतों से बातचीत की। साथ ही पीएम ने मठ में संतों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने हावड़ा में भव्य रोड शो भी किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले पीएम मोदी ने आज बंगाल में दूसरे चरण के लिए कई जनसभाएं भी की, जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। आपने ये तय कर दिया है कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी का भय हारेगा। बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा, बीजेपी का भरोसा। वहीं ममता दीदी को पीएम के झालमुड़ी खाने में झोल नजर आया, तो पीएम मोदी ने भी झालमुड़ी के जायके से विरोधियों का चुनावी जायका बिगाड़ने की कोशिश की। वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसका सबूत है ये तस्वीरें। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बंगाल में रोड शो किया। इस बीच राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि अगर ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, बंगाल को पोलराइज्ड नहीं किया होता, तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। राहुल के इस बयान को बंगाल बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी को थैंक यू बोला। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सवाल ये कि क्या कांग्रेस मान रही है कि बंगाल में खेला होने जा रहा है और क्या बंगाल में हवा वाकई बदल गई है। इस बीच कांग्रेस का एक और कंफ्यूजन सामने आया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत ये सवाल उठा रही थी कि बंगाल में इतनी भारी संख्या में सेंट्रल फोर्स क्यों भेजी जा रही है, जबकि कांग्रेस के ही बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में सेंट्रल फोर्स की तारीफ कर रहे हैं। मैं हतप्रभ हूँ। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में जो कमाल पीएम ने मखाने से कर दिया था, क्या वो ही कमाल बंगाल में झालमुड़ी करने जा रही है? क्या राहुल गांधी का बयान बंगाल में बीजेपी की हवा की तस्दीक करता है? और क्या ममता दीदी अपनी एकला चलो की रणनीति में फंस गई हैं? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को यह फरमान जारी किया गया है कि मराठी बोलना, समझना और लिखना जरूरी है, वरना लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस फरमान का पालन करने के लिए 1 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे के विरोध में यूनियन प्रदर्शन की चेतावनी दे रही है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर संग्राम कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार जो नया है वो है इसका सीधा असर रोजी रोटी पर पड़ना। सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने का फरमान सुनाया है। यानी अब सिर्फ सड़कें नहीं, भाषा भी लाइसेंस का हिस्सा बन गई है। 1 मई तक की डेडलाइन तय की गई है और साफ चेतावनी है कि नियम नहीं मानने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस फैसले ने हजारों नहीं लाखों ड्राइवरों की चिंता बढ़ा दी है।
महाराष्ट्र सरकार का नया नियम निकला है कि एक तरह की अगर मराठी नहीं आती है पढ़ना लिखना तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। वो मौका दे रहे हैं ना, 1-2 महीने का मौका दे रहे हैं सीखने का। पब्लिक सीखेगी, जिनको रहना है, जिनको नहीं रहना वो नहीं सीखेगी। भाई सरकार के ऊपर है, हम उसके आगे क्या बोले। लिखना तो आता है मेरे को मराठी, पढ़ना भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो नहीं होना चाहिए, और जितनी यहाँ पे महाराष्ट्र में है तो थोड़ा तो मराठी तो बोलना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए। सवाल उठ रहा है कि क्या ये भाषा का सम्मान है या रोजगार पर दबाव, और क्या यही फैसला अब सड़कों पर संघर्ष की वजह बनने वाला है, क्योंकि यूनियन के प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो 4 मई को इसका जवाब दिया जाएगा। जो परमिट दिया जाता है, परमिट की पहली शर्त यह है कि जो इंसान परमिट के लिए अप्लाई करेगा, जिसको परमिट दिया जाएगा, उसका महाराष्ट्र में 15 साल से ज्यादा का वास्तव्य होना चाहिए। यानी महाराष्ट्र में उसने 15 साल कम से कम रहा हो तो ही उसको परमिट मिल सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। सवाल ये भी है कि आखिर कितनी मराठी को सरकार पूरी मराठी मान रही है। यहाँ जवाब है बोलना, समझना और लिखना। यानी जो मराठी बोल सकेगा, समझ सकेगा और लिख सकेगा, वही टैक्सी या ऑटो चला सकेगा। बाकियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हमारे राज्य में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषिक है, जो हमारे पास रिक्शा का परमिट लेते हैं, हमारे पास ओला, उबेर या रैपिडो जैसे गाड़ियों में ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं। उनको लाइसेंस लगता है, उनको बैच लगता है, उनको परमिट लगता है रिक्शा वालों को। अगर उस वक्त उनको अगर हिंदी के बराबर अगर मराठी अनिवार्य किया रहेगा शासन ने, तो गलत क्या है। यही नहीं, सरकार की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है वो भी सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाषा के बहाने रोजगार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। जिस भाषा में बोलना चाहेगा उस भाषा में जो है वो बात करेगा, लेकिन आप जबरदस्ती किसे कहेंगे कि अगर तुम एक तरफ तो आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, दूसरी तरफ आप लोगों से कह रहे हो कि अगर आप मराठी भाषा में नहीं बात करोगे तो तुमसे तुम्हारा रोजगार छीन लिया जाएगा। और यहाँ के बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के और बिहार के बहुत से लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो क्या आप उनसे भाषा के नाम पर आप उनसे उनका रोजगार छीनने का काम करोगे? भाई आपको जहां आपको रोजगार देना चाहिए, जिन जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सरकार के इस फैसले पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इतनी सख्ती वाकई जरूरी थी? क्या भाषा के नाम पर रोजगार की शर्तें तय करना सही है? सवाल ये भी है कि क्या इस फैसले से व्यवस्था सुधरेगी या जमीन पर टकराव बढ़ेगा? क्योंकि जब नियम रोजी रोटी से टकराते हैं तो विवाद सिर्फ कागजों तक नहीं रहते, सड़कों पर उतर आते हैं।